लंका जी नमस्कार। सर नमस्कार। हाँ सर आप कहीं ट्राफिक बढ़ी गले सर जॉइन कर दियंतु सर सर सर। हाँ राजीव जी। अच्छा ठीक है, हम 90 तक जाएंगे और इसके बाद एडमिट नहीं करेंगे। हाँ वो 10 बजे तक आ जाएंगे तो। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ
शरद कुमार जी नमस्कार। नंदा सर नमस्कार। नमस्कार। एक्चुअली नमस्कार। हाँ, हम लोग थोड़ा इंतजार करेंगे, स्पीकर साहब ज्वाइन करने के बाद शुरू करेंगे। ठीक है नो प्रॉब्लम। लेट प्रोफेसर कपिल कुमार ज्वाइन देन। हाँ जी, हाँ जी। राजीव जी जी शुरू करते हैं। अच्छा ठीक है, ठीक है। हाँ कपिल जी अभी जुड़ जाएंगे। अच्छा ठीक है, ठीक है। मैं थोड़ा ये करता हूँ। अच्छा आप शुरू कर। हाँ हाँ ठीक है, जस्ट वेट। ये पवित्र अवसर पर आप सबको हार्दिक बधाई। शिक्षा अनुसंधान यूनिवर्सिटी और भारतीय शिक्षण मंडल युवा आयाम ओडिशा पूर्व प्रांत दोनों के मिलित उद्यम में हम लोग उड़ीसा बर्न नेशनल हीरो नेताजी सुभाष चंद्र बोस के 126वें जन्म जयंती अवसर पर इकट्ठे हुए हैं और हमारे बीच ख्यातनामा वक्ता है प्रोफेसर कपिल कुमार जी। वो जुड़ेंगे 2-3 मिनट के अंदर। इसके साथ अध्यक्ष है भारतीय शिक्षण मंडल उड़ीसा पूर्व प्रांत के लेंका जी महोदय। हमारा प्रो वाइस चांसलर प्रोफेसर प्रदीप्त कुमार नंदा साहब है और हमारे डीन स्टूडेंट्स वेलफेयर प्रोफेसर ज्योति रंजन दास भी है। इसके साथ राजकुमार जी है, भुवनेश्वर महानगर युवा आयाम प्रमुख। लखन जी है, महानगर सह युवा आयाम प्रमुख। और हमारे और जाने माने व्यक्तिगण हैं, हमारे स्टूडेंट्स है, एनएसएस वॉलंटियर्स है, प्रोग्राम ऑफिसर्स है। ये हमारे लिए गौरव की बात है कि हम लोग मिलके नदियों को जानो, अपनी नदियों को जानो, ये काम में हमारा यूनिवर्सिटी का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण सहयोग रहा है। हमने 250 से ज़्यादा वॉलंटियर्स को रजिस्ट्रेशन किया और ये लोग भी बीच में जाके अपने जो रिवर्स है उनके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। और प्रोफेसर कपिल कुमार जी के बारे में क्या बोलूं, तो बहुत बड़ा ऐतिहासिक है और फैकल्टी मेंबर है नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी। फॉर्मर प्रोफेसर है हिस्ट्री का इग्नो न्यू दिल्ली का। और हमारे बीच जो अध्यक्ष महोदय हैं शरद कुमार लेंका जी,
वो भारतीय शिक्षण मंडल ओडिशा पूर्व प्रांत के अध्यक्ष है और इसके साथ प्रोफेसर है IIITM भुवनेश्वर का। और लखन जी के बारे और राजकुमार जी के बारे मैंने बताया। और दो चीज है, दिवाकर जी और राजीव जी, ये लोग के बिहाइंड द सीन ये लोग आके हमारे साथ जुड़े, तो ये पराक्रम दिवस हम लोग मना पा रहे हैं। तो और ज्यादा वक्त मैं आप लोगों को नहीं लूंगा, तो मैंने अभी राजकुमार जी को अनुरोध करूंगा ध्येय श्लोक के लिए। राजकुमार जी। तत्कर्म यन्न बंधाय साविद्याय विमुक्तये आयासाय परम कर्म विद्या शिल्प नैपुण्यम। भारत माता की जय। और मैं बाकी सबको अनुरोध करता हूं कि जब कोई भी बोलेंगे तो हम हमारा माइक को म्यूट करेंगे, तो सब लोग को आसान होगा सुनने के लिए। तो मैंने तो इंट्रोडक्शन रख दिया। कपिल जी जुड़ गए। जुड़ गए ना? हाँ सर नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार जी। नमस्कार कपिल जी नमस्कार। नमस्कार कपिल जी। नमस्कार। नमस्कार। हमारा ओहो भाग्य है आप आए हैं, हम आपसे सुनने के लिए तरस रहे हैं। तो ये अभी अभी शुरू हुआ है, तो मैंने आपके बारे में हमारा ऑडियंस। कपिल जी एक बार अनम्यूट करके बात बोलें। सर आपका म्यूट है। कपिल जी आप अनम्यूट कर दीजिए। नमस्कार, जय हिंद। हाँ नमस्कार जी। नमस्कार जी, आवाज आ रही है? हाँ अभी आवाज आ रही है। तो मैंने हमारा दर्शक लोगों को बता दिया आपके बारे में कि जाने माने ऐतिहासिक है, फैकल्टी मेंबर है नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी का, फॉर्मर प्रोफेसर ऑफ हिस्ट्री है। काइंडली म्यूट योरसेल्फ प्लीज। बाकी लोग म्यूट कर दीजिए। तो अभी मैं हमारा सहकुलपति जी प्रोफेसर प्रदीप्ता नंदा जी को बोलने के निमंत्रण करता हूं। सर जी नमस्कार। 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 Thank you, Professor Sharma. I think our chief guest, chief speaker of this function, Professor Kapil Kumar, and our president of this Purba Prant, Adhyakya Purba Prant, Bharatiya Shikshan Mandal Purba Prant, Professor Sharad Kumar Lenka ji, and Dr. Nachinkata Sharma, who is our coordinator in NSS and also director of the outreach programs, Professor Jyoti Ranjan Das, who is also Dean Students Welfare of our university, Diwakar ji and others who are actively involved with our university regarding the connecting rivers, and all the kind participants, Rajiv ji also. This is a very proud occasion that we are connected here, and today is a very auspicious day, and we are celebrating the 125th birth anniversary of Netaji Subhash Chandra Bose, who is a international hero as well as the hero of our state. He was born in fact, Cuttack in the state itself, with the Bengali family, in the Bengal family. His father was lawyer. He was right from the beginning, and I think he has left footprints for all the youngsters and the patriots to follow. When he was born, it was a large family, and in Cuttack, I think he studied the collegiate school, and then moved to Presidency College, then Scottish Church College, in Calcutta University. He was a very bright student, and I think he was also a motivated student. He was mainly motivated by his mother for the patriotism, and he could read, he could know about a lot of our history and culture from his mother only. I think his father wanted him to be an Indian civil servant. At that time, it was a very prestigious kind of the job position. So he was sent to England, to Cambridge, I think, to prepare for this.
even though his brother, father, motivated them, he went to Cambridge because he was bright. He could complete his BA from Cambridge in 1921. And then I think he appeared the first exam of the ICS, where he could succeed with distinction. And he would have just become a Indian civil servant, the most coveted position in those days. But he didn't appear the next final exam to join there. Rather, he thought of joining the Indian Congress, and he thought of homecoming. And there was a clarion call from his own motherland. I think he prioritized this than occupying a position. I think he wrote to his brother that a person of my temperament who has no ambition or aspirations for a lot of material needs, I think I'll go back to my own country and start joining the movement. I think this shows that he had very latent and inherent potential with him, and lot of kind of patriotism and fellow feelings and contribution and feeling for others, for the countrymen, for the people, for the nation, for the globe. I think at the age of 24, he met father of the nation, Mahatma Gandhi, and he was inspired. He joined the Congress. I think he was very inspired because he was dynamic and bright and well exposed in those days with a Cambridge education, and he joined the movement. But the only problem was, I think, though the motive or the goal was same, but the path or the ideology was a bit different. Therefore, because of the difference of opinion, he could think of a different way of getting independence. I think, but his valor, he went to the Germany, met Hitler itself. Hitler was impressed with him and arranged a kind of submarine for him. He thought of going to Japan and created an army, and the army people only named him Netaji in 1942. I think he was so much, courageous. Even he became a father during all these movements. He moved from country to country, and he thought of getting independence by different means. That is the only kind of the notional difference with the father of the nation. Otherwise, the goal, the motive, the kind of the internal odds, all are same. And he was equally bright. He could have led a very lucrative kind of life, a luxurious life with a lucrative position, but he had to forgo everything. So this shows his kind of sacrifice, shows his strong mentality, which the young people should know. And he could forgo everything, personal thing, for a very greater goal. This is one of the one of the great kind of inspiration for the youngsters today. And he was so much kind of courageous that he could face people like Hitler. So that was his, I think, kind of the most strong motivation. And it is believed that he, I think, had a plane crash in 1945, and Taiwan, Taipei, he could breathe his last. But it is reported, it's not still, I think, I also am not sure, but it is just reported in the literature, and this still people are refuting. I think Professor Kapil Kumar is the right person to suggest on this. I am not a very deep person in this history. Nevertheless, I am very impressed with his kind of the mentality, kind of the temperament, kind of patriotism, kind of feeling for the whole humanity and the nation as a whole, humanity as this. And he has been endowed with very strong, I think, perceptions, intuitions, and also intelligence, which he could have used for personal sacrifice. This great sacrifice should be, in fact, remembered, should in fact kind of be followed, so that the person becomes great. It's not the personal
kind of the achievement, rather for people one has to sacrifice. So I think with this few word, I'm very proud to be associated with this kind of PARAKRAM Divas today function, and to speak a few word about a stalwart or kind of a legendary figure of our country, Netaji Subhash Chandra Bose. I would like to listen more from the Professor Kapil Kumar and others. Thank you very much. Thank you for giving me opportunity to share my views, and I congratulate Dr. Sharma and our dean also, who joined hands with Bharatiya SHIKSHAN MANDAL to organize such function. Thank you all. Thank you, sir. Thank you for your kind words. एक्चुअली प्रोफेसर कपिल कुमार जी को उनको तो पता है, फिर भी मैं ऑडियंस को जानने के लिए बता देता हूं कि नेताजी सुभाष चंद्र जी के साथ साथ कलिंग का और एक सुपुत्र वीर सुरेंद्र साय की भी जन्म जयंती है। तो दोनों वी आर वेरी फॉर्चुनेट फॉर दिस इम्पोर्टेंट डे। 1857। हाँ, तो हम लोग सब इंतजार कर रहे हैं कपिल जी को सुनने के लिए, तो मैं आपको आमंत्रित करता हूं सर, आप बोलिए कुछ शब्द। हाँ जी सर। बहुत बहुत शुक्रिया। आप चाहेंगे मैं हिंदी में बोलूं या इंग्लिश में बोलूं, क्योंकि मैं दोनों के साथ मैं सक्षम हूं। आप हिंदी में बोलिए सर, हिंदी में बोलिए। हाँ। सबसे पहले तो आज मैं उड़ीसा की उस भूमि को नमन करता हूं जिसने भारत के लिए एक ऐसे व्यक्तित्व को पैदा किया जो किसी ने कभी सोचा भी नहीं था कि ये बच्चा आगे चल करके संयुक्त भारत की आजाद हिंद सरकार का अध्यक्ष बनेगा, उसकी सेना को मोर्चों पे लीड करेगा। और यही नहीं, कांग्रेस के अंदर भी वो पहला ऐसा व्यक्ति था जो कि चुन करके कांग्रेस का प्रेसिडेंट बना। कांग्रेस के इतिहास में 1947 तक के इतिहास में कांग्रेस के केवल एक ही बार प्रेसिडेंट चुन करके बना, त्रिपुरी के अंदर। और वही पहला व्यक्ति, अफसोस ये है कि पहले चुनाव से जीते हुए कांग्रेस के अध्यक्ष को पहला कांग्रेस का ऐसा अध्यक्ष भी बनना पड़ा जिसे इस्तीफा देना पड़ा, क्योंकि जो दूसरे लोग हैं, गांधी जी ने उसे अपनी पर्सनल हार माना और उनसे सहयोग करने को तैयार नहीं थे। गांधी जी या कांग्रेस, मैंने इस पर बड़ा एक सीधा सवाल उठाया है कि मुझको ये बताएं कि उन्होंने भारत की स्वतंत्रता की मांग कब की। 1928 के अंदर जब गांधी डोमिनियन स्टेटस का प्रस्ताव लाते हैं कलकत्ता के अधिवेशन के अंदर, तो उसमें सुभाष चंद्र बोस एक अमेंडमेंट लाते हैं कि डोमिनियन स्टेटस वर्ल्ड काट के कंप्लीट इंडिपेंडेंस इसको किया जाए। जिस अमेंडमेंट में वोटिंग होती है, नेहरू पीछे हट जाते हैं, और वोटिंग से पहले भाषणों के दौरान गांधी ये कहते हैं कि इंडियंस आर नॉट प्रिपेयर्ड फॉर फ्रीडम। मैं बहुत हैरान हुआ था इन रेजोल्यूशंस को देख के। उसके बाद 1929 के अंदर लाहौर सेशन के अंदर जब कांग्रेस में पूर्ण स्वतंत्रता की मांग मान ली जाती है, तो सुभाष बोस एक और अमेंडमेंट लाते हैं कि केवल इससे ही बात नहीं चलेगी, आप ये रास्ता भी स्पष्ट करिए कि इस स्वतंत्रता को देने के लिए कौन सा रास्ता अपनाया जाएगा। और वो अमेंडमेंट भी बहुत थोड़ी वोटों से हारता है, लेकिन गांधी और कांग्रेस इसके बाद में दोनों पलट मार जाते हैं। उसके बाद से लेके और 1947 तक इन्होंने कभी भी पूर्ण स्वतंत्रता की मांग नहीं की, बल्कि हर नेगोशिएटिंग टेबल के ऊपर इन्होंने बैठ के
अंग्रेजों के साथ डोमिनियन स्टेटस की बात की केवल। और हमको जो मिला 15 अगस्त को, याद रखिएगा कि 15 अगस्त को मिलने वाला जो है वो डोमिनियन स्टेटस था, आजादी नहीं थी। 2 डोमिनियन बनाए गए थे, डोमिनियन ऑफ इंडिया एंड डोमिनियन ऑफ पाकिस्तान। इंग्लैंड के राजा ने, जॉर्ज 6 ने, भारत का जो उसका थ्रोन था उसको एब्डिकेट किया 22 जून 1948 के अंदर। लंदन गैजेट उठा के देख लीजिएगा। 1 अप्रैल 1948 के दिन नेहरू चिट्ठी लिखते हैं जॉर्ज 6 को, ऑन बिहाफ ऑफ हिज मैजेस्टीज मिनिस्टर्स इन द डोमिनियन ऑफ इंडिया टू परमिट देम to appoint Rajgopalachari as the next Governor General of India. एटली की मई 47 की कैबिनेट मीटिंग के मिनट्स डिक्लासिफाई हो गए, जिसमें निर्णय लिया गया था। उन मिनट्स में लिखा हुआ है, नाउ द कांग्रेस लीडर्स आर सेइंग that independence for India can wait. They will be happy with dominion status. This has made our task easy. We can create a Hindu dominion and we can create a Muslim dominion. 15 अगस्त के दिन यूनियन जैक माउंट बैटन के वाइस रीगल लॉज में, हमारे आज के प्रेसिडेंट हाउस में, नीचे नहीं गया था। माउंट बैटन ने लिखा है कि ओरिजिनल प्रोग्राम में पहले ये था कि यूनियन जैक नीचे उतारा जाएगा, तो मैंने नेहरू को ये बताया कि वी विल फील वेरी सैड ऑन दिस। तो नेहरू ने ये कहा, वी डोंट वांट टू मेक एनीवन अनहैप्पी, आई विल सी टू इट दैट द यूनियन जैक डजंट कम डाउन। और भारत की पार्लियामेंट के अंदर उस समय किसी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, पंडित माउंट बैटन की जय के नारे लगे थे उस दिन। मुझे दुनिया में कोई एक देश दिखा दीजिए जिस देश के अंदर जिन लोगों ने हम पे 170 साल तक राज किया हो, हमारा शोषण किया हो, इस देश में नरसंहार किए हों, लोगों को प्रताड़नाएं दी हो, जेलों में बंद किया हो, भारत के जो स्रोत है उनका शोषण किया हो, उस देश के आखिरी प्रतिनिधि को हम अपना पहला गवर्नर जनरल बना रहे हैं। ये चीजें विचारने की है, क्योंकि ये तथ्य हमारे इतिहास की किताबों से छुपाए गए, हमारी युवा पीढ़ी को ये बताया ही नहीं किया। इसलिए मैं थोड़ा सा, प्रो वाइस चांसलर साहब ने जो कहा कि दोनों का उद्देश्य एक था, गांधी और नेताजी का, दोनों के उद्देश्यों में फर्क था। नेताजी पूछ सकता, नेताजी ने कहा बाद में 44 में कि जो डू एंड डाई का गांधी का नारा था, और अगर अंग्रेज भारत छोड़ के चले जाते तो मैं ये दावा करता हूं कि ना कोई जापानी सैनिक और कोई भारत की इस भूमि पे नहीं रहेगा। और ये डोमिनियन स्टेटस लिया गया टेबल के ऊपर बैठ के नेगोशिएट कर करके, कभी शिमला में कभी दिल्ली के अंदर। जबकि जिन लोगों ने, एक आजाद हिंद फौज के एक सैनिक ने बहुत अच्छा लिखा है, मैंने फाइल में देखा, उसने कहा कि जो लोग देश की आजादी के लिए लड़े थे वो तो काबुल लाइन्स के कैंपों के अंदर, केजेस के अंदर पड़े हुए हैं, प्रिजनर ऑफ वॉर्स की, और जो देश के लिए सत्ता अपने लिए चाहते हैं वो बैठ करके वाइस रॉय के यहां नेगोशिएट कर रहे हैं। खैर, एक अलग बात है।
एक चीज मैं और बड़ी स्पष्ट कर दूं, ना कोई प्लेन क्रैश हुआ और ना कोई उनकी मृत्यु हुई। ये चीज अब पूरी तरीके से स्पष्ट हो चुकी है। और आपके उड़ीसा ही भुवनेश्वर की जेल में एक कर्नल रामा राव को रखा गया। ये डॉक्टर थे और नेताजी के फिजिशियन थे। ये उस दिन सैगॉन में मौजूद थे और इन्होंने जो बयान दिया है खोसला कमीशन के सामने, सन 71 में इनको हथकड़ियों में लाया गया था, बेड़ियों में, भुवनेश्वर जेल से। और इन्होंने जो बयान दिया, क्योंकि इनको उसके बाद में अंडरग्राउंड चले गए थे, फिर इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। गिरफ्तार करने के बाद इनको मुल्तान के प्रिजनर ऑफ वॉर कैंप में भेज दिया गया, जहां से इन्हें दिसंबर 1948 में रिहा किया गया। और रिहा करते ही नेहरू जी की सरकार ने इनको गिरफ्तार कर लिया था और बिना मुकदमा चलाए, बिना कोई चार्जेस लगाए, इनको पहले कुछ आंध्रा की जेलों में रखा गया और फिर भुवनेश्वर की जेल में रखा गया। इनका गुनाह क्या था? इनका गुनाह सिर्फ एक था, इन्होंने ये कहा कि वो हवाई जहाज उड़ा था, लेकिन 20 मिनट बाद वो हवाई जहाज जो है, जो उनकी एयरफोर्स का लैंडिंग स्ट्रिप था थोड़ी दूरी पे, वहां पे लैंड कर गया था। नेताजी नीचे उतर आए थे। नेताजी की कुछ कपड़े उस पायलट को दे दिए गए थे। उसके बाद 4 दिन तक नेताजी सैगोन में रहे और उसके बाद वो पनडुब्बी के थ्रू रशिया चले गए। अब अगर ये अकेला बयान हो तो आदमी इसको दरकरार कर सकता है। यही बयान एक फ्रेंच ने, सेमी इंडियो फ्रेंच आदमी था सैगोन के अंदर, उसने दिया कि वो मेरे घर में रहे। उसके बाद यही बयान ललटी राम, जो अभी भी जिंदा थे, आजाद हिंद फौज के, वो हंस पड़े जब मैं उनका इंटरव्यू ले रहा था। बोले भाई, जब ये कहते हैं हवाई जहाज में मौत हुई है, उसके बाद तो नेताजी ने हमें वहीं सैगोन के पास के जंगल में, हमारा कैंप था, हमें एड्रेस किया और आखिरी संदेश हमको ये दिया था कि वी डिसबैंड टू मोबिलाइज अगेन। उसके बाद में एक इंस्पेक्टर कलकत्ता पुलिस में, गोपीचंद सन्याल, गोपीचंद में ठीक शायद नाम ले रहा हूं, इन्होंने बयान दिया कि ये सिंगापुर में जो जापानियों को युद्धबंदी बना के रखा था अंग्रेजों ने सन 45 के बाद, उनके कैंप के गार्ड थे वहां। वो कहता है मुझको जापानियों ने ये बताया कि ये सब कहानी बेकार है, हवाई जहाज क्रैश की, वो पनडुब्बी से गए और वो 2 गार्ड जो है कहते हैं जापानी कि हम वहां पे उस समय ड्यूटी पे मौजूद थे। समर गुहा ने इस प्रश्न को पार्लियामेंट में उठाया। भारत सरकार ने जवाब दिया कि हाँ, ये गार्ड तो था वहां पे, ये तो साबित हो गया है, लेकिन क्योंकि इसने शाहनवाज कमीशन के सामने आकर के गवाही नहीं दी, इसलिए हम इसकी बात मानेंगे नहीं। और उसके करीबन कुछ दिन बाद ही सान्याल का कलकत्ता में मर्डर हो जाता है। उसका सिर काट करके उसके घर के बाहर रख दिया जाता है। फॉरेन ब्लॉक के एक एमपी जो मॉस्को में ये बयान देते हैं कि मुझको ये सबूत मिले हैं कि नेताजी रशिया में थे और मैं कलकत्ता में आकर के इन सबूतों पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये सारे सबूत भारत के सामने रखूंगा। मॉस्को से आने के बाद जब वो कलकत्ता के लिए चलते हैं दिल्ली से ट्रेन में, तो रास्ते में उनकी लाश पड़ी हुई मिलती है। शंकर सेन गुप्ता, नेताजी का इंटेलिजेंस का चीफ, उसका इंटरव्यू है
सेंटर फॉर एशियन स्टडीज कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के ऑडियो आर्काइव्स के अंदर गूगल पे मौजूद है। गूगल क्या मतलब, वेबसाइट मौजूद है। वो ये कहता है 17 अगस्त को नेताजी के साथ था बैंकॉक में, और बोला नेताजी रात भर डिक्टेशन देते रहे, चिट्ठियां लिखते रहे। बोला अचानक मैंने सुना उनको बोलते हुए, हु नोज देयर माइट बी अ प्लेन क्रैश टुमारो। तो बोला मैं एकदम उठ के बैठ गया सोफे में। जॉन थीवी को चिट्ठी लिखवा रहे थे और जॉन थीवी ने कभी नहीं माना कि प्लेन क्रैश हुआ। तो बोला नेताजी मुझसे बोले अरे तुम फिर उठ गए, सो जाओ। बोला मैं सो गया। उसके बाद वहां से चलने से पहले नेताजी ने मुझे एक चिट्ठी दी कि आप ये हिकारी कीकन के दफ्तर में जाके पैसे लेके और अंडरग्राउंड होगा। बोले 24 अगस्त को जब मैं पैसे लेने गया तो पता लगा कि पैसे तो सारे नैयर लेके चला गया है। तो जब मैं नीचे उतर करके आ रहा था तो फर्स्ट फ्लोर से मैंने देखा कि नीचे एक सीडान गाड़ी आकर के रुकी, और उस गाड़ी में से जो जापानी जनरल उतर के आया तो बोला मेरे होश उड़ गए, क्योंकि हमने एक साथ बर्मा के मोर्चे पे काम किया था और इस जापानी जनरल की तो प्लेन क्रैश में जापानी मृत्यु डिक्लेयर कर चुके थे अपने रेडियो के ऊपर नेताजी के साथ। इसे दो और जब मैं नीचे उतर के आया, इश्यू तो नाम था या कुछ और नाम था, मैं नाम भूल रहा हूँ, एक मिनट। तो नीचे जब मैं उतर के आया और मेरा उससे आमना सामना हुआ तो उसने मेरे कंधे पे हाथ रख के ये कहा, हिज एक्सीलेंसी इज सेफ। ऐसे कई प्रक्रिया मिले। किसी भी इंटेलिजेंस एजेंसी ने इंग्लिश, फ्रेंच, अमेरिकन, इन्होंने ये नहीं माना कभी भी कि वो प्लेन क्रैश में डेथ हुई और प्लेन क्रैश हुआ। जो प्लेन क्रैश के फोटोग्राफ शाहनवाज कमीशन में दिए गए थे उन्हें खोसला कमीशन में विड्रॉ कर लिया गया, जो उन पे हंगामा मच गया और ये साबित हो गया कि ये तो वो प्लेन की फोटो हैं जो जर्मन बॉम्बर 1 साल पहले वहां पे क्रैश हुआ था। ताइवान की गवर्नमेंट की रिपोर्ट आ गई पूरी की पूरी, चीनी भाषा में थी, लकीली मुझे उसका अंग्रेजी अनुवाद मिल गया। डॉक्टर MS पाल मुझे कलकत्ता से भेजे। जो सरकार कहती है कि यहां पे 1 साल से कोई प्लेन क्रैश हुआ ही नहीं। फिर आप कॉमन सेंस देखिए कि वो व्यक्ति जो एक मिशन पे निकलता है कलकत्ता से और पेशावर काबुल होते हुए जो आदमी बर्लिन पहुंचता है, बंगाल का वो टाइगर, उड़ीसा का वो टाइगर, और वहां से पनडुब्बी से किसी ने, बताइए दुनिया में ऐसी यात्राएं की है किसी नेता ने आज तक? और फिर पनडुब्बी से जर्मनी से लेके और जापान तक आता है। और 2 बार वो यात्रा कैंसिल इसलिए हुई थी कि मुसोलिनी ने कहा था इटली से हवाई जहाज से चले जाओ, तो ये हुआ था कि हवाई जहाज सेफ नहीं है। तो वो व्यक्ति जब जापान सरेंडर कर चुका है, जापान में 2 जगह एटम बम फैल चुका है, जब एलाइड कंट्रोल हो चुका है एयर उसके ऊपर पूरा स्पेस पे, वो आदमी इतना बेवकूफ है कि वो आदमी जो है जापान जाएगा वापस। और जितनी इन्होंने एविडेंस दी कि नेताजी की उसमें मृत्यु हो गई, वो सारी ओरल एविडेंस है। देखो नकली अस्थि का कलश जो है, उसके अलावा हबीबुर रहमान और ये सब, तो वो ओरल एविडेंस तो आपको एक्सेप्टेबल है कि उनकी डेथ हो गई। और जो ओरल एविडेंस दूसरे दे रहे हैं कि डेथ नहीं हुई, वो गए ही नहीं प्लेन में, उसे आप हियर से कह के पल्ली तरफ फेंक दें तो मुझे ताज्जुब होता है कि इस जस्टिस खोसला को जज किसने बनाया। अब आप मुखर्जी रिपोर्ट देखिए उठा करके, जस्टिस मुखर्जी कमीशन की रिपोर्ट, लेकिन उस रिपोर्ट को यूपीए ने विड्रॉ कर लिया क्योंकि उन्हें सूट नहीं करती। और एक इतना वाहियात जवाब दिया उस समय के मिनिस्टर ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स पृथ्वीराज चौहान ने एक MP को, उसमें लिखता है कि इस रिपोर्ट को हम इसलिए एक्सेप्ट नहीं कर रहे
क्योंकि जो पहली दोनों रिपोर्टें हैं वो कहती है कि प्लेन क्रैश हुआ था और ये रिपोर्ट कहती है कि प्लेन क्रैश नहीं हुआ था। अरे भाई, तो फिर इंक्वायरी किस लिए थी अगर पहली बात सही होती तो? लेकिन एक मिनिस्टर लेवल का ये जवाब है और उस जवाब का अप्रूवल है प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह का। ये जवाब दिया जाए फाइल के ऊपर, हंसी आती है देख के। हबीबुर रहमान के स्टेटमेंट को लेकर के, जो हबीबुर रहमान ने स्टेटमेंट दिया अंग्रेजों को कि प्लेन क्रैश हुआ, नेताजी के कपड़ों में आग लग गई थी, मैंने वो आग बुझाई, उसके बाद उन्हें अस्पताल ले गए जहां उनकी मृत्यु हुई और मेरी गोदी में उनकी मृत्यु हुई, और उन्होंने ये बयान दिया था कि देशवासियों को बताना कि मैं देश के लिए लड़ते हुए मरा हूं, ये सब। और जो बयान हबीबुर रहमान सलीमगढ़ में आके दिल्ली लाल किले के अंदर अपने साथियों को देते हैं जो सेल्स में बंद हैं आजाद हिंद फौज के लोग, वो बयान भी सुन लीजिए। एहसान कादिर ने अपनी किताब में लिखा है और एग्जैक्ट वही चीज कर्नल महबूब अहमद ने लिखी है। वो कहते हैं कि हबीबुर रहमान ने आके ये कहा कि नेताजी को थोड़ी चोट लगी थी, उसके बाद में हमें अस्पताल में अलग अलग वार्ड में रखा गया, मैं उनके पास होना चाहता था, मुझे जापानियों ने नहीं जाने दिया। बोले उसके बाद जब मुझे खबर मिली तो उनकी मृत्यु हो गई है तो उनके वार्ड की तरफ भागा और जापानियों ने मुझे इंजेक्शन दे दिया और मुझको 5 दिन बाद होश आया। और उधर बयान ये दिया हुआ है कि साहब वो क्रिमेशन ग्राउंड पे भी हबीबुर रहमान मौजूद था और सब कुछ था और ये था वो था, दुनिया भर की चीजें। तो ये एक मैसेज था आईएनए के लोगों को कि भाई वो प्लेन क्रैश नहीं हुआ है। और एक इसका बहुत बड़ा आपको मैं और इवेंट देता हूं। 22 मई 1946 के दिन, 45 नहीं, एक मीटिंग होती है आईएनए के सारे अफसरों की दिल्ली के अंदर। आईएनए रिलीफ कमेटी उसे कराती है और इस मीटिंग की अध्यक्षता कर रहे हैं सरदार पटेल, और शाहनवाज खान उसमें वेलकम एड्रेस देते हैं। और उसके बाद में वो राष्ट्रीय गान होता है आईएनए का, जो है सब सुख चैन की बरखा बरसे, और उसके बाद में 1 मिनट का वहां पे मौन रखा जाता है। लेकिन अब महत्वपूर्ण बात यह है, नॉर्मली हम लोग जब मौन रखते हैं तो हम श्रद्धांजलि देने के लिए, आत्मा को शांति देने के लिए रखते हैं। उस डॉक्यूमेंट में स्पष्ट लिखा हुआ है कि 1 मिनट का मौन इसलिए रखा गया कि नेताजी जहां भी हो वहां स्वस्थ रहे। 1 सेकंड, ये न्यूज़पेपर से है जी, बताएं। हाँ, मॉर्निंग तनिया, आई एम ऑन द वेब नेयर, बताएं। They are at the India Gate program of PM. Yeah, I think I should be, if it is 6 o'clock, I should be there by 4:45. Hello. No, 2 to 3 I am doing a session for NCRT. अरे बेटा सॉरी, मैं नहीं आ रहा हूँ। तो बेटा मैं तो आपके यहाँ पहुंच रहा हूँ, पहले ही पहुंच रहा हूँ, मैं 11:30 पौने 12 तक पहुंच रहा हूँ, क्योंकि मैंने उनसे कहा था कि इग्नू का सेशन में वहीं से करूंगा। ठीक है बेटा, ओके। सॉरी, आज वो एकदम इतने सारे वेबिनार हैं, वो एनसीईआरटी है, इग्नू है, तो ये पूरा एक झूठ जो है। इसीलिए मेरी जो पुस्तक आई है, ये आज ही मतलब हमने मार्केट में दी है, इसका टाइटल मैंने रखा है नेताजी, आजाद हिंद सरकार और आजाद हिंद फौज, रिमूविंग द स्मोक स्क्रीन्स, 1942-44। रिमूविंग दी स्मोक स्क्रीन्स। अच्छा अच्छा, हाँ जी सर। तो
वो 22 मई का मैंने आपको बताया। जब एहसान कादिर वगैरह ये लाहौर में छोड़े जाते हैं तो इनसे एसोसिएटेड प्रेस पूछती है, तो कहते हैं कि कोई प्लेन क्रैश नहीं हुआ। फिर पूछते हैं नेताजी कहाँ है, तो कहते हैं भाई ये तुम लोग और एजेंसीज पता करो, हम क्यों तुम्हें बताए कि वो कहा। और शाहनवाज खुद ने एक लंबे समय तक, जब तक कि वो नेहरू जी ने उन्हें पेडेस्टल पे नहीं उठाया, कभी नहीं कहा कि उनकी डेथ हुई प्लेन क्रैश के अंदर। पर मुझे अफसोस है कि हमारे यहाँ आज भी, परसों मुझे हरदीप पुरी जी को चेक करना पड़ा, एक चैनल पे बोल रहे थे कि रनकोजी टेम्पल में उनकी अस्थियां हैं, मैं IFS में था, मैं वहां जाता था, जापान में जब पोस्टेड था, सम्मान देता था। हमने कहा भाई हरदीप पुरी जी, उस इतिहास से बाहर निकलिए जो इतिहास की किताबें आपने IFS की परीक्षा देने के लिए पढ़ी थी, लेफ्टिस्टों की लिखी हुई। थोड़ा उस इतिहास से बाहर निकलिए, भारत का इतिहास कुछ और भी है। तो एक प्रवक्ता थी कोई, वो संजू वर्मा, मेरे पीछे पड़ गई। मैं कहा भाई मैं आपसे बहस नहीं करूंगा, आप लोग बहुत बड़े इतिहासकार हैं तो रखिए उस बात को, मैं आप लोगों से बहस नहीं करूंगा। लेकिन कम से कम जब आप लोग बात करते हैं कि हिस्ट्री रिराइट की जाए और सच्चा इतिहास सामने आना चाहिए, तो जो गलत इतिहास नेहरू ने फैलाया इस देश के अंदर, उसके अंदर एक कैबिनेट मंत्री को पार्टी नहीं बनना चाहिए। ये कह के रनकोजी टेम्पल के अंदर वो अस्थियां, और मैंने कहा है, मैंने ट्वीट किया कि हरदीप पुरी जी आप साबित कर दीजिए, मैं इतिहास पढ़ाना छोड़ दूंगा। और अगर साबित नहीं कर सकते कि वो अस्थियां उनकी है, नेहरू नहीं कर पाया, नेहरू ने पूरी कोशिश की, तो आप क्षमा मांगिए इससे, आप एक गलत बयानी कर रहे हैं। anyway, मैं आज कुछ आपको और चीजें बताना चाहता हूं नेताजी के बारे में, जो कि कभी पब्लिक डोमेन में नहीं आई। लेकिन उससे पहले मैं आपके दो और उड़ीसा के, जिनको मैंने पुस्तक में जिक्र किया है, भगवती चरण पानीग्राही, जिनको पुलिस टॉर्चर ने, जिनको मारा, नेताजी के साथी रही, सपोर्टर ही रही, बल्कि आजाद हिंद फौज को सपोर्ट करने के लिए पूरा उड़ीसा के अंदर काम कर रहे थे। और दूसरी लक्ष्मी रथ पांडे, जिन्होंने बर्मा के अंदर रानी झांसी रेजिमेंट ज्वाइन की थी, फिर लौट के उड़ीसा आ गई, और कितनी गरीबी की जिंदगी उन्होंने बिताई। 208 में जाके उनको सम्मान वगैरह कुछ दिया, उसी वर्ष उनकी मृत्यु हो गई थी। तो मैं उनको भी याद करते हुए, और बहुत से ऐसे लोग हैं, हम लोग बात हो रही थी मेरी इनसे, सुपर्णो सतपथी जी से, कि एक किताब अलग से क्यों ना लाई जाए कि उड़ीसा एंड INA करके, कि जो कंट्रीब्यूशन यहाँ के लोगों का आजाद हिंद फौज और रानी झांसी रेजिमेंट वगैरह में रहा है, उस पर एक अलग से किताब क्यों ना निकाली जाए पूरे उसमें। और एक चीज और, कम से कम 5 लैंडिंग्स हैं कोणार्क और चिल्का के समुद्र तट के ऊपर, जिसमें आजाद हिंद फौज के सैनिक जो हैं, स्पाइस जो हैं, उनके देश में वायरलेस स्टेशन और ये सब बनाने के लिए उन्होंने उड़ीसा में लैंडिंग की है। और यही नहीं, जगन्नाथपुरी में जाकर के वहां पहला अपना कैंप भी बनाया, वहां से ट्रांसमिशन भी शुरू किया। इसमें पवित्र मोहन रॉय थे, अमरीक सिंह गिल थे, और एक आदमी गद्दार भी था, तुहिन मुखर्जी, जिसकी वजह से ये लोग बाद में पकड़े गए कलकत्ता के अंदर। तो 2 और थे लोग इसके अंदर। तो एक अपना ही योगदान उड़ीसा का जो है, वो INA वाले इस संघर्ष के अंदर भी मौजूद है। एक बात ये समझिए कि आजाद हिंद सरकार दुनिया की अकेली ऐसी सरकार थी जिसने विश्व युद्ध के बाद में अंग्रेज और अमेरिकियों की जीत के बावजूद भी उसके आगे घुटने नहीं टेके, आत्मसमर्पण नहीं किया। आजाद हिंद फौज ने आत्मसमर्पण नहीं किया। वो अलग बात है,
कि मोर्चों पे जो लोग पकड़े गए चुटमुट, वो एक अलग चीज है, लेकिन ऑफिशियली एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। इसीलिए अंग्रेज परेशान थे। पहला काम जो माउंटबेटन ने किया है, सिंगापुर में पहुंच के जो आईएनए का मेमोरियल बनवाया था नेताजी ने, उसको डायनामाइट से ब्लास्ट करा दिया। उस माउंटबेटन को हम अपना गवर्नर जनरल बनाते हैं। ये मानसिकता थी कांग्रेस की और नेहरू की देश के लिए। माउंटबेटन ने लिखा है विजय लक्ष्मी पंडित की किताब में, फॉरवर्ड लिखते हुए, कि नेहरू जब यहां मार्च 46 में आया तो इस मेमोरियल पे जाकर अंजलि देना चाहता था, तो मैंने उसको मना किया कि ऐसा मत करो, और नेहरू ने मेरी बात मान ली। एंड फ्रॉम हियर नेहरू, आई एंड एडविना बिकेम फ्रेंड्स। खुद उसका लिखा हुआ है विजय लक्ष्मी पंडित की किताब में। आप वेबसाइट पर जाएंगे, वो किताब मिल जाएगी, वेबसाइट पर ही मिल जाएगी आपको। ये क्यों उसको तोड़वाया? वो ये नहीं चाहता था कि जो और हिंदुस्तानी सेना के अंग्रेजों की उस सेना में वहां जाएंगे उस मेमोरियल को देखें, क्योंकि इनका प्रचार तो ये था ना कि सिर्फ वो जापानी सेना के लड़ रहे हैं और ये सब जापान के गुलाम हो गए हैं और जापान की तरफ से लड़ रहे हैं। इस इतिहास को आज तक छुपाया गया कि जापान के साथ अपनी सेना बर्मा के रास्ते हिंदुस्तान में भेजने से पहले नेताजी ने एक पैक्ट किया था जापानियों के साथ। इसकी पहली शर्त यह थी कि जिन जिन इलाकों को हम आजाद कराएंगे अंग्रेजों से, वहां पे जापानी झंडा नहीं फहराया जाएगा, वहां पे तिरंगा फहराया जाएगा। उन प्रदेशों का प्रशासन जो है वो किसी जापानी के हाथ में नहीं होगा, वो आजाद हिंद दल के हाथ में होगा। जो आजाद हिंद दल एक दूसरी नौकरशाही अंग्रेजों ने के विरुद्ध बनाई नेताजी ने, ऐसी नौकरशाही जो आईसीएस ट्रेन नहीं होगी, बल्कि जो भारतीयता में, भारतीय राष्ट्रवाद में ट्रेन होगी। 2 ट्रेनिंग कैंप थे उसके, रंगून और सिंगापुर में, और उसके ट्रेंड लोगों ने आकर के अपना मोरांग इलाकों तक में प्रशासन का कार्य संभाला, जब आजाद फौज ने इन इलाकों को आजाद कराया देश से। साफ नेताजी ने कहा है, मेरा उद्देश्य केवल एक है, भारत की आजादी, और इसके लिए जो भी मेरी मदद करेगा मैं उसकी मदद लूंगा। हिटलर और वो क्या करते हैं मुसोलिनी अपने देश में, मेरा उससे कोई मतलब नहीं है, वो उनकी प्रॉब्लम है, वो जाने। मेरा उद्देश्य अपने देश को आजाद। जापानियों को साफ कर दिया था कि अगर तुम ये समझते हो कि मैं अंग्रेजों को भगा करके और तुम्हारे अधीन भारत को करा दूं, तो इस गलतफहमी में नहीं रहता, उसे तो अंग्रेजी रहे वहां पे। बहुत स्पष्ट शब्दों में ऐसे अय्यर ने लिखा है कि जापानी ये जानते थे कि ये आदमी जो कहता है वो करता है, ये आदमी पॉलिटिशियन नहीं है। आप ये देखिए, मुझको दुनिया में कोई ऐसा लीडर और दिखा दीजिए जिसने ना केवल पॉलिटिकल मूवमेंट की भी प्रेसिडेंटशिप संभाली हो जाकर के, और उसके साथ साथ एक कमांडर इन चीफ के तौर पे अपनी सेनाओं के साथ राइफल उठा करके मार्च भी की हो, पिट्ठू पहन के भी वही चले हों और बॉर्डर के ऊपर भी रहे हों। मुझे ऐसा एक व्यक्तित्व दिखा दीजिए पूरे हिंदुस्तान से। ये कांग्रेस पार्टी से 3 नेताओं को विदेशी कारावासों में भेजा गया, सिर्फ 3। लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, मांडले दोनों, और उसके बाद में सुभाष चंद्र बोस मांडले। और तीनों और क्यों भेजा गया? जिनको वो खतरनाक समझते थे अपने राज के लिए,
आप जानते हैं लाला लाजपत राय और तिलक के प्रति अंग्रेजों का क्या रवैया था। गांधी को तो नहीं भेजा गया मांडले। एक दिन एक प्रवक्ता मेरे से बहस कर रहे थे कि नेहरू को 13 बार जेल हुई। बिल्कुल हुई, हम कब मना करते हैं। वीर सावरकर जी में डिबेट थी, तो मैंने कहा भाई मुझे एक बात का जवाब दो, कौन सी जेल में नेताजी ने चक्की चलाई? कौन सी जेल में, सॉरी नेताजी ने नहीं, अपना नेहरू ने। कौन सी जेल में नेहरू ने चक्की चलाई? कौन सी जेल में नेहरू ने कोल्हू से तेल निकाला? कौन सी जेल में नेहरू को उल्टा टांगा गया? कौन सी जेल में नेहरू पे कोड़े लगाए गए जेल के अंदर? मुझे जवाब दे दीजिए आप क्या कंपैरिजन कर रहे हैं? उनको तो कुक भी उनकी मर्जी का मिलता था खाना बनाने के लिए। और मैं कहा जानता हूं आप लोग माफी की बात करते हैं। जब नावा के अंदर नेहरू गिरफ्तार हुआ था तब माफीनामा किसने दिया था? नेहरू के पिता ने दिया था कि मेरा लड़का दोबारा ऐसी हरकत नहीं करेगा। सन 46 में जब कश्मीर में हरि सिंह ने अरेस्ट करा लिया था नेहरू को, तब उसको किसने छुड़वाया था? अंग्रेजी वाइसरॉय ने छुड़ाया। और तुम लोग सावरकर को क्रिटिसाइज करते हो माफीनामे को लेकर के, और तुम उनसे जाके डोमिनियन की भीख मांगते हो, आजादी की मांग को नीचे डाल देते हो। उनके तीनों अफसरों को आजादी के बाद में भी, जिसे तुम कहते हो अपना आर्मी का चीफ, एयरफोर्स का चीफ और नेवी का चीफ, अंग्रेजों को बना के रखते हो। एक कैबिनेट मीटिंग में अभी मुझे मिला है नेहरू का, वो किसी इशू पे माउंटबेटन पे लेके गया कि मेरी कैबिनेट ये पास करना चाहती है। तो माउंटबेटन ने कहा तुम्हारी कैबिनेट क्या पागल हो गई है? तो कहते हैं आई हैव गॉट द हिंट, इट वोंट बी पास्ड। तो कैबिनेट मीटिंग में जब सारे और मंत्री कह रहे हैं कि ये पास होना चाहिए, इशू नहीं मिल करके दिया, मिल जाएगा अभी और रिसर्च करेंगे तो नेहरू का जवाब सुनिए। We have not made Mountbatten just a tutelage head. He loves India more than us. His opinion matters to me more than yours. And I'll go by his opinion. The matter is closed. एक आजाद हिंद फौज के सिपाही को नेहरू ने आने नहीं दिया भारत की सेना के अंदर। एक इतना बड़ा फोबिया था, मैं तो समझता हूं जब तक नेहरू ऊपर नहीं गए तब तक शायद रात को उन्हें सपने में यही दिखाई देता होगा रोज के कहीं सुभाष चंद्र बोस ना आ जाए। क्योंकि एक तरफ आप कह रहे हैं कि उनकी हवाई दुर्घटना में डेथ हो गई, तो भाई जब डेथ हो गई तो फिर तुम बोस परिवार की जासूसी क्यों करा रहे हो? जो भी कोई बोस पे काम करना चाहता है उस ऑथर की जासूसी क्यों करवा रहे हो? अगर कोई चिट्ठी लिख देता है बोस परिवार को तो उसकी जासूसी करा रहे हो। बोस परिवार कहीं विदेश जाता है तो उसकी जासूसी करा रहे हो। क्यों गया? जून 1948 के अंदर एक चिट्ठी सारे प्राइम मिनिस्टर कहलाते थे उस समय, जो स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर, नेहरू को लिखते हैं कि पाकिस्तान से युद्ध हो रहा है, आजाद हिंद फौज को वापस बुला लो। तो आजाद हिंद फौज का जवाब नेहरू देते हैं, सिलेक्टेड वर्क्स उठा के देख लीजिएगा, इन्हें होमगार्ड बना दो, और वो भी एक यूनिट में इन्हें इकट्ठा नहीं रखना। क्या डर है? क्यों नहीं रह सकते एक यूनिट में भी? जी कपिल जी, हाँ जी, मुझे बता दीजिएगा जी समय का, क्योंकि हाँ जी सर, 2 मिनट है। हाँ जी सर, बोलता चला जाएगा। हाँ साहब, समय का सर पाबंदी है, और 2 मिनट में सर 2 मिनट। हाँ जी हाँ। तो मेरे अपनी देखिए पुस्तक देखिएगा, मेरी पुस्तक उड़िया में भी आएगी, और
एक दो चीजें कह के मैं खत्म करता हूं। आज भी बच्चों को यह पढ़ाया जाता है कि पहले विश्व युद्ध में या दूसरे विश्व युद्ध में विक्टोरिया क्रॉस किसको मिला, आयरन क्रॉस किसको मिला, लेकिन किसी किताब में एक शब्द भी नहीं लिखा गया कि नेताजी ने करीबन 92 लोगों को तगमाए भारत, तगमाए शहीद भारत, तगमाए बहादुरी, इस तरीके के जो डेकोरेशन और ऑनर दिए थे, जैसे हम आज परमवीर चक्र देते हैं। वो सारे नाम लेके आए, उनमें से 64 लोगों की वीरता की कहानी लेके आए। और ये नहीं कि ये मौजूद नहीं थी, यानी केसर सिंह ने अपनी पुस्तक में 52 नाम दिए थे, लेकिन जो लोग हमारा इतिहास डोमिनेट करते थे उन्होंने उसको सामने नहीं आने दिया। ऐसे बहुत से वृतांत हैं जो मैं लेके आया हूं, लेकिन आखिर में एक चीज कहूंगा सिर्फ कि ये भाई जो कहते हैं कि ये तोजो का कुत्ता था और हिटलर का चमचा था और ये सब, ये जो बोलते हैं कम्युनिस्ट, इनसे मेरे 2-3 सवाल हैं, अगर इनमें हिम्मत हो तो जवाब देते। भाई 1939 तक जब रशो जर्मन नॉन एग्रेशन पैक्ट होता है स्टालिन हिटलर के बीच में, क्या रिबेंट्रॉप माल्ट्रोव पैक्ट उसको बोलते हैं, क्या उस समय हिटलर फासिस्ट नहीं था? क्या जब तक सोवियत यूनियन पे अटैक नहीं हुआ तब तक हिटलर फासिस्ट नहीं था? और उसके बाद में आप सोवियत यूनियन को ही सपोर्ट नहीं कर रहे, आप इंग्लैंड को सपोर्ट कर रहे हो जिन्होंने हमारा शोषण किया। और आप ये देखिए कि बंगाल के अंदर जब अकाल फैला तो मैन मेड अकाल था, चर्चिल की वजह से हुआ था वो अकाल। सारी किश्तियां बंद करवा दी गई जिनसे ट्रांसपोर्टेशन होता था कि जापान और ये आजाद हिंद फौज इधर ना आए। उस मैन मेड अकाल के अंदर लाखों लोग जो चर्चिल ने मारे, और ये कम्युनिस्ट हमारे चर्चिल का जो युद्ध प्रयास था, जो वॉर एफर्ट था, उसको सपोर्ट कर रहे थे। भाई साहब मुझे जवाब दीजिए, आप क्या कर रहे थे? हाँ जी सर, मैं यही रुक रहा हूँ। हाँ जी सर धन्यवाद सर, नमस्कार। एक्चुअली आपका किताब का हम इंतजार करेंगे जी, उड़िया का जो अनुवाद आएगा ये तो इंग्लिश 3 महीने में आ जाएगा, और ये इंग्लिश किताब वाली भी भुवनेश्वर आके लॉन्च करेंगे इसको। हाँ जी, इंग्लिश किताब का लॉन्च करेंगे। इंग्लिश किताब का पब्लिशर कौन है जी? ये किताब वाले हैं। अच्छा, किताब महल है। हाँ। कुछ ऐसी कहानी हुई कि एक्चुअली महोत्सव के, अमृत महोत्सव के पार्ट में पब्लिकेशन डिवीजन में आनी थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के। हाँ जी। लेकिन हमारी ब्यूरोक्रेसी में आज भी ऐसे नेहरू भक्त मौजूद हैं कि वहाँ का जो एडिटोरियल बोर्ड था उन्होंने मुझसे कहा कि नेहरू जी वाले वृतांत काट दो इस किताब में से जो आपने एक्सपोज किया हुआ है। मैंने कहा मेरी किताब वापस दे दो। धन्यवाद जी, आप आए, हमको समय दिए और एक दूसरा पहलू रखे हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट है डिबेट के लिए, तो बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि हमारा देश तो जैसे आस्तिक का 6 दर्शन किया और नास्तिक का भी 6 दर्शन किया, तो इसीलिए हर पहलू से तो डिबेट बढ़ता है, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो सबके तरफ से भारतीय शिक्षण मंडल और हमारा यूनिवर्सिटी तरफ से हम लोग आभारी हैं जी। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार सर, नमस्कार। और जाना है अभी, मैं इग्नू के उस पे दूरदर्शन पे रहूंगा 12 बजे से। हाँ जी सर। और फिर 2 बजे वो CIT NCERT का जो है। हाँ जी सर, मैं सुन रहा था पूरी कंट्री में वो बच्चों से बात कराना चाहते हैं, तो उसमें मैं बाल सेना वगैरह का जिक्र करूंगा। हाँ जी सर, नमस्कार सर, नमस्कार। धन्यवाद कपिल जी साहब। नमस्कार। जय हिंद, जय हिंद। नमस्कार जी। नमस्कार, प्रणाम। प्रणाम जी। मैं अभी शरद कुमार जी से आग्रह करता हूं अध्यक्ष अभिभाषण के लिए, और हम थोड़ा जल्दी खत्म करेंगे जी क्योंकि हाँ जी सर। मुझे इजाजत है क्योंकि मुझे थोड़ा निकल के जाना है। सर 2 मिनट सर आपको ओनली बिकॉज आई एम प्रोफेसर इसके लेंका
from IIT team. I know लंका, तुम्हारा शक्ल में जानता हूँ भाई मैं। फर्क ये है कि आज तुम्हें पीले कुर्ते में देख रहा हूँ मैं। नहीं सर, ठीक है सर। और एक बात है सर, आप तो हिस्ट्रियन नहीं है ओनली बिकॉज यू हैव आल्सो कंट्रीब्यूटेड लॉट फॉर द डेवलपमेंट टूरिज्म एंड पर्टिकुलरली टूरिज्म एजुकेशन इन द कंट्री। नहीं, फिर भी we consider as you are a guru for the tourism education in the country, because that nobody will forget, sir. That nobody will forget, because your contribution and today also no doubt you have contributed a lot to, particularly for the history. But still we admit and we also accept and we recognize you as the guru for this tourism education in the country. Thank you very much. मुलाकात होगी जल्दी. Sir, you are welcome to Odisha, sir. Okay, sir. Namaskar, sir. I will not take much time. Thank you, Professor Sharma, chief guest of this event, Professor P.K. Nanda sir, Pro Vice Chancellor, SHIKSHAN University, and Professor Kapil Kumar already, and we have heard from him, no doubt he is a historian, also he is a tourism academician, I consider him, and also this coordinator this program and director University Outreach Program, Professor Nachinkata Sharma, and Professor Jyoti Dean, Student Solfa, and my friends, and also like here is Professor Agrawal there, who is Vice President of BSM POORBA Odisha, and many other participants and my members are here. So I, first of all, and also Mr. Bishant Ghosh, who is Secretary of BSM. So we are proud today that we are celebrating this event with the kind cooperation of this SHIKSHAN, this Authority of SHIKSHAN ANUSANDHAN University, Bhubaneswar. Really, same time also I should say that it is because we are in Odisha and we are from Odisha, and we are proud that the birthplace of Netaji, Subhash Chandra Bose, is no doubt in Odisha, and his workplace no doubt all over the world, and for particularly for to make the country freedom. And because I will not take much time, but his contribution was for the youth also we should not forget, because after coming back from UK, that is 1921, although he was stood fourth in ICS's examination and also was in probation, but this Jallianwala massacre hurt him so much that he left and returned back to India to fight against the British to get the freedom. That was his main motto, because if you analyze the life of history of Netaji, Subhash Chandra Bose, you will find from the childhood, because when he was student, even if when he was student in Ravensa Collegiate School, that time he was two things he was learned, that is seva and sacrifice, or what we say service and sacrifice, seva and tag, that is in normally we say seva and tag, and that too because for the country, for the motherland, because that was his main motto, and for which whole life he has displayed that, and also he has worked for that. And you have already listened to eminent speakers, that is Professor Nanda, who is Pro Chancellor, about life history, and also different interpretations from Professor Kapil Kumar. But I will say only one thing, 2-3 quotations I'll take, which he had delivered in after coming back from leaving this from UK, and that is in 1923, that he had delivered he had wrote the dream for the youth, which was published in different these papers and that time, and his intention was mainly to involve the youth for the freedom for the country. As you know, that is a very famous slogan, is you give me the blood and I will give you the freedom. That was his famous slogan, which we till today also have remembered. But I will just read one quotation which he had delivered in 1923, and that we have been born into this world in order to fulfill a purpose, to spread a message. Just as the sun rises to flood the earth with light,
as flowers bloom in the forest to spread their fragrance, as river rushes to the sea to bring the sweet, refreshing rain, we have come to this world full of joy and with the fullness of our heart to establish a truth, and that is to discover unknown and mystical purpose of life through contemplation and a life of action, which only can make our otherwise senseless existence meaningful. So this was the main intention of Netaji, to bring youth together, and that is the reason which in Nagpur his first this central province, when he declared every human being, man or woman, is born equal, and he or she have to equal opportunity for the development, and that should be our dictum. So these are some of the things which he has delivered in different places, and it says, it indicates that how much this contribution he has made for the country, and same time also how was given the motivation to this youth. And as we know that which he has created not only for the man, also woman. He has Dr. Lakshmi Swaminathan, after she was motivated by the speech of Netaji, and also joined in his Sajanji's fouj, and that is the reason one separate regiment was started, that is Rani Lakshmibai. So that was, it is not only for the men, also for the women. He has also one inspiration and for the nation. So with this, some of the things, again, we can say he had a lot of contribution for this youth. And finally, I can say the youth power in India can contribute the immensely to the nation building and to create just and fair society. The youngsters can play a significant role to improve India based on his vision and programs which remain very relevant today. And with these words, again, I thank you all for this, because you are so many, about 67, 68 people have participated in these events. And so I thank you all for your this kind joining to this program and listening the eminent speaker like Professor Kapil Kumar and also our chief guest, Professor Nanda. So it is, I should thank also the SHIKSHAN ANUSANDHAN University for collaborating this program with us. Thank you all again. Now, thank you, Dr. sir. Sharma, please. Thank you, sir. Thank you for your kind words. Now I will request our Dean Students Welfare to give the concluding remarks. Hello. Sir. Good morning. Am I audible? Yes, sir. Yeah, please. You are audible. Professor P.K. Nanda, Honorable Pro Vice Chancellor, SOA University, and the attraction, the special guest for today, Professor Kapil Kumar ji, renowned historian and faculty member, Nehru Memorial Museum and Library, former Professor of History, IGNOU, New Delhi, who had spoken a very nice deliberation today on this auspicious occasion of PARAKRAM DIWAS, being organized by SOA deemed to be university, and just spoken Professor Sharad Kumar Lenka ji, Adhyakya, Bharatiya Shiksha MANDAL, Odisha, POORBA PRANT, and also Professor IITTM Bhubaneswar, Dr. Nachinkata Sharma, the Director, University Outreach Program, and ladies and gentlemen, all of you must be knowing today is the birthday of Netaji Subhash Chandra Bose, which was being organized or celebrated across the country as PARAKRAM DIWAS since 2021, and it is a led initiative by Government of India. He was born in 1897 on the same day today, and as Professor P.K. Nanda, the Pro Vice Chancellor, said in the beginning of this deliberation, the 125th birthday anniversary we are all celebrating. He fought to get the freedom, the wisdom, the independence of India through his Azad Hind Fauj. He was the founder of that. I am not
lengthening my speech since I'm being responsible for concluding. I personally and professionally thank all the able speakers on this auspicious occasion on behalf of my beloved SOA University. I wish all a happy PARAKRAM DIWAS and a good time ahead. Thank you all. Thank you, sir. Thank you for your kind words. Now I will request Lakhanji, Mahanagar Sahayuvayam Pramukh, to kindly chant the Kalyan Mantra. Lakhanji. जीवने यावदादानं स्यात् प्रदानं ततोऽधिकम् इत्येषा प्रार्थनास्माकं भगवन् परिपूर्यताम् सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् ओम शांति शांति शांति. So on behalf of Bharatiya Shikshan Mandal, YUVA Odisha POORBA PRANT and SHIKSHAN ANUSANDHAN University, I again extend our heartfelt gratitude to all the dignitaries, the speakers, our chief guest, chief speaker, and also the lauded audience. Thank you. Now the meeting is over. Thank you very much. Thank you. भारत माता की जय. जय हिंद सर. Jai. जय हिंद सर. भारत माता की जय.